Hello students, welcome to the class of MA Previous Sociology, Paper 2, Unit 2. आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आज हम इस विवेचना का द्वितीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध विचारवादी दार्शनिक हीगल से अत्यधिक प्रभावित रहे थे। यद्यपि हीगल एक विचारवादी दार्शनिक थे और मार्क्स स्वयं एक भौतिकवादी दार्शनिक थे, लेकिन इसके बावजूद वे हीगल की जो द्वंद्वात्मक विधि है सत्य की खोज की, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और इसलिए उन्होंने हीगल की जो द्वंद्वात्मक विधि है उसको तो अपना लिया, लेकिन उनके विचारवाद के स्थान पर अपना भौतिकवाद रख दिया और इसीलिए मार्क्स का जो सिद्धांत है वह कहलाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब आज की क्लास में हम प्रारंभ करेंगे इस बात से कि डायलेक्टिक्स या द्वंद्व का अर्थ क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, द टर्म डायलेक्टिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायलेगो मीनिंग टू डिबेट। तो डायलेक्टिक्स जो शब्द है वह ग्रीक शब्द डायलेगो से बना है और इस शब्द का अर्थ होता है वाद विवाद करना। The concept of dialectics is based on the proposition that every system, whether of any um, idea or any substance, has two mutually opposite elements. If one element is thesis, the other is antithesis. तो डायलेक्टिक्स की जो अवधारणा है वह इस तथ्य पर आधारित है या इस विचार पर आधारित है कि कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वह पदार्थ की व्यवस्था हो, चाहे वह विचार की व्यवस्था हो, वह दो परस्पर विरोधी तत्वों से मिलकर बनती है। अगर इन परस्पर विरोधी तत्वों में से एक तत्व को यदि हम वाद कह रहे हैं तो दूसरा तत्व कहलाएगा प्रतिवाद, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है, उसका विलोम है, उसका विरोधी है। तो इस तरह से हर व्यवस्था के अंदर दो तत्व होते हैं, थीसिस वाद और एंटीथीसिस प्रतिवाद। Since thesis and antithesis are mutually antagonistic, they come into conflict sooner or later. तो चूंकि ये दोनों तत्व वाद और प्रतिवाद परस्पर विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इस कारण देर सबेर वे संघर्ष की स्थिति में आते हैं, अर्थात उनके बीच संघर्ष होता है। As a result of conflict between thesis and antithesis, a stage of accommodation at a comparatively higher level is achieved, which is called synthesis. तो अब क्या होता है, जब वाद और प्रतिवाद दोनों संघर्ष की स्थिति में आते हैं तो संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक संतुलन की स्थिति पैदा होती है, एक व्यवस्थापन की स्थिति पैदा होती है, एक बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे संवाद कहा जाता है, सिंथेसिस कहा जाता है। और यह जो संवाद होता है यह एक अस्थायी स्थिति होती है, ये एक टेम्पररी स्थिति होती है जो वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक कॉन्सिक्वेंस, एक परिणाम के रूप में, एक संतुलन के रूप में स्थापित होती है। This synthesis again has two mutually antagonistic elements that again come into conflict sooner or later, and again synthesis happens at a higher level. तो अब जो ये संवाद की स्थिति जो उत्पन्न होती है, इसमें फिर वाद के भी अंश होते हैं और प्रतिवाद के भी अंश विद्यमान होते हैं, दोनों के ही अंश होते हैं। इसलिए पुनः संवाद में चूंकि परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं, इसलिए ये पुनः संघर्ष की स्थिति में आते हैं, पुनः उनके बीच संवाद स्थापित होता है और ये संवाद जो है हमेशा वाद प्रतिवाद से कुछ ऊंचे स्तर पर होता है और इसलिए पुनः वाद प्रतिवाद के संघर्ष से एक संवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। In this way, through the process of conflict between thesis and antithesis and consequent synthesis, development takes place. तो इस तरह से वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से निरंतर गुजरते हुए पदार्थ का या विचार का विकास होता है।
तो वाद होता है, प्रतिवाद होता है, उनके बीच संघर्ष होता है, संघर्ष के परिणाम स्वरूप संवाद एक ऊंचे स्तर पर हो जाता है, फिर उस नए स्तर पर फिर वाद और प्रतिवाद संवाद के भीतर विद्यमान होते हैं, वे पुनः संघर्ष की स्थिति में आते हैं, पुनः एक ऊंचे स्तर पर संवाद हो जाता है, और जो नया संवाद स्थापित होता है उसके अंदर फिर वाद और प्रतिवाद होते हैं, वे पुनः संघर्ष की स्थिति में आते हैं, पुनः एक ऊंचे स्तर पर संवाद कायम होता है, और इस तरह से वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से गुजरते हुए पदार्थ का या विचार का विकास होता है। Marx strongly believed that the development of social systems can be understood through dialectics. तो मार्क्स का ये दृढ़ विश्वास था, उनका यह स्पष्ट मानना था कि जो सोशल सिस्टम्स हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनके विकास को हम द्वंद्वात्मक विधि से समझ सकते हैं। As a matter of fact, development of all systems, whether natural or social, can be analyzed through the dialectical method. तो उनका तो ये मानना था कि प्रकृति की, सृष्टि की कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वह प्राकृतिक व्यवस्था हो, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, हर व्यवस्था को हम इसी तरह से डायलेक्टिक्स के माध्यम से, द्वंद्वात्मक विधि के माध्यम से समझ सकते हैं। मार्क्स has analyzed the history of the development of social systems. मार्क्स ने जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनके विकास के इतिहास को इसी द्वंद्वात्मक विधि से समझने की कोशिश की है। From the earliest social system to the modern capitalist system, Marx has analyzed the history of the development of social systems through dialectics. तो जो सबसे पहला आदिम समाज था मनुष्य का, वहाँ से लेकर के हमारा जो पूरा इतिहास है आधुनिक पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था तक, इस पूरे इतिहास को कार्ल मार्क्स ने इसी डायलेक्टिकल विधि से, द्वंद्वात्मक विधि से एक्सप्लेन करने का, समझाने का प्रयास किया है। When applied to history, Marx's theory is called historical materialism. जब मार्क्स अपनी इस डायलेक्टिकल मेथड के ज़रिए से मानव समाज के विकास के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, या डायलेक्टिक्स को जब वह इतिहास पर अप्लाई करते हैं, इतिहास पर लागू करते हैं, तो हम उसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। तो आज की विवेचना में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के सिद्धांत की आगे की विवेचना हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे, और अगर आप लोगों को इनको लेकर के अपना कोई फीडबैक देना है तो वो फीडबैक भी ज़रूर देंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सकेगा आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएँ, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।